नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 4 के ऊपर। एमए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे यूट्यूब चैनल के। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हिंदी के पड़े हुए हैं जिस पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर, हिंदी का जो पेपर नंबर 4 है उसका ना तो सीरीज़ मिल पा रही है हमें, ना ही कहीं पर नोट्स मिल पा रहा है, और साथ ही साथ ना ही इसके कोई वीडियोज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इनकी एक महासंग्राम क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें लगभग 30 से और 1 घंटे के बीच में, ठीक है, मतलब 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का आपका ये वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर आप कमेंट करते हैं कि सर इसका दूसरा पार्ट लेकर के आइए जिसमें हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में भी जानना है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि इसमें हमने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय 2 प्रकार के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आपको वहां का सिलेबस डाउनलोड करके जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम आधुनिक हिंदी कथा साहित्य है या नहीं है। अगर आधुनिक हिंदी कथा साहित्य है तो धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, अगर नहीं है तो जरूर मैच कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहां से बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे, बढ़िया से वीडियोज को देख करके जाएंगे, सोचेंगे कि सर ने पेपर नंबर 4 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, बट जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप वहां पर लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं, प्रश्न पत्र को देखते हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहां पर आपका जो पेपर नंबर 4 होता है उसका नाम आधुनिक हिंदी कथा साहित्य होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पेपर का नाम मैच कराना बहुत जरूरी है, एक बार जरूर मैच करा लीजिएगा। बात करते हैं पिछले 3 वर्षों में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। एक एक प्रश्न को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका जवाब होगा क्या। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न यहां पर आपसे पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। बात जब हिंदी साहित्य की आती है तो उसमें उपन्यास सम्राट के नाम से किसे संबोधित किया गया है, तो आप एक नाम बता देंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी को ही हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जो है संबोधित किया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी पे आपसे पूछ रहा है कि उपन्यास को परिभाषित कीजिए, मतलब उपन्यास किसे कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति जो है उप प्लस न्यास, 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर हुई है। बात करते हैं उप का अर्थ, तो उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ होता है रखी हुई वस्तु। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि उपन्यास शब्द का जो मूल अर्थ है वह यह है कि निकट रखी हुई वस्तु। ठीक है, उपन्यास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? निकट रखी हुई वस्तु, पास रखी हुई वस्तु ही उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ कहलाती है। किंतु बात करें भैया जो हमारा आधुनिक युग है उसमें उपन्यास का प्रयोग जो है साहित्य के एक ऐसे स्वरूप विशेष के रूप में होता है जिसमें दीर्घ कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। मतलब कि दीर्घ कथा का वर्णन जब गद्य में किया जाता है तो आधुनिक समय में उसी को उपन्यास के नाम से संबोधित कर दिया जाता है। हालांकि भरत मुनि ने उपन्यास के बारे में बताते हुए लिखा है, क्या लिखा है? उपपत्ति कृत्यो, ठीक है, क्या? उपपत्ति कृत्यो यहार्था तथा प्रसादनम, मतलब ये क्या कहा है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाला, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रसन्नता प्रदान करने वाला कथा साहित्य ही क्या कहलाता है? हमारा उपन्यास कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं? भरत मुनि जी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे उपन्यास के बारे में पूछ लिया जाए तो आप आराम से उनका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र युगीन, ठीक है, क्या? प्रेमचंद्र युगीन कहानीकारों के नाम लिखिए। मतलब कुछ ऐसे कहानीकार के नाम बताइए जो प्रेमचंद्र के युग में रहे हैं, मतलब उस समकाल में रहे हैं जिस समय पर प्रेमचंद्र जी हमारे क्या थे भैया? एक्टिव थे। ठीक है, उस समय के, उस पीरियड के जो कुछ कहानीकार हैं उनके नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रेमचंद्र काल के अन्य प्रतिष्ठित कहानीकारों में सबसे पहला नाम जीपी श्रीवास्तव का आता है। किसका आता है? जीपी श्रीवास्तव का आता है। दूसरा आपका आता है श्री विश्वंभर नाथ शर्मा जी का आता है, जिनको हम कौशिक के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपके राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का नाम आ जाता है। तीसरा आपके आ जाते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, और अगले आपके आते हैं पंडित ज्वाला दत्त शर्मा, सुदर्शन
ठीक है, सुदर्शन, उसके बाद पांडे बेचन, सुदर्शन पांडे, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है, गलत कॉमा लगा है, सुदर्शन पांडे ही पूरा नाम है। फिर आप लिखेंगे बेचन शर्मा, जिनको हम उग्र के नाम से भी जानते हैं। ये आदि प्रकार के जो नाम हैं, ये सभी नाम प्रेमचंद्र के युगीन के, मतलब जिस समय पे प्रेमचंद्र जी एक्टिव थे ठीक उसी समय पर ये लोग भी क्या थे, एक्टिव थे। तो कुछ नाम आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले रहा है तो आराम से आप इनको बता दीजिएगा, ठीक है। साथ ही अगर ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का बन जा रहा है या दीर्घ उत्तरीय का बन जा रहा है तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत बता भी दीजिएगा कि जीपी श्रीवास्तव जी का जन्म फले दिन पे हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, हालांकि इन्होंने अपने समय पे फले फले उपन्यास लिखे हैं। तो आप आराम से जो है कहानी, ये कहानियां लिखी हैं, इनका नाम वर्णन कर लीजिए। तो इस तरीके से जब सबका आप वर्णन करने लगेंगे तो ये प्रश्न जो है आपका किसमें बदल जाएगा, दीर्घ उत्तरीय में बदल जाएगा उत्तर आराम से। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को आपको जानना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आ कहानी आंदोलन पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। मतलब जो आपका आ कहानी आंदोलन था उसके बारे में आपको कुछ बताना है, जो कुछ भी आप जानते हो। तो आप लिखेंगे सन 1970 में आ कथा या फिर आ कहानी का जन्म हुआ। कब हुआ था? तो आ कथा और आ कहानी का जन्म 1970 में हुआ था। जिस प्रकार नई कविता का आगमन हुआ उसी प्रकार नई कहानी और आ कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कह रहे हैं जिस तरीके से आप नई कविता का आगमन देखते हैं कि किस प्रकार से नई कविता प्रचलन में आई, ठीक उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि नई कहानी और आ कहानी दोनों ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रचलन में आ गई, ठीक है। बात करते हैं दोनों की मूल प्रेरणाएं एवं प्रवृत्तियां एक जैसी हैं, चाहे आप बात करें किसकी, नई कहानी की या आप कहें आ कहानी की, दोनों की जो प्रेरणाएं हैं या दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं दोनों एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। नई कविता और नई कहानी का व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवाद, ठीक है। उसके बाद कविता और कहानी के आकार जो है आ कहानी में आकर घोर व्यक्तिवाद, ठीक है। उसके बाद अति यथार्थवाद एवं उच्छृंखलन यौनवाद में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। इस आंदोलन के उन्नायकों में जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है, श्याम परमार, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल और आपके रमेश वच्छी, उसके बाद रविंद्र कालिया आदि लोग जो है ये सभी आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप आ कहानी आंदोलन के बारे में बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा कितने सोपान में हुई है, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब जो हिंदी कहानी की विकास यात्रा रही है वो कितने भागों में आप कह सकते हैं बांटी गई है, ये भी आप बता सकते हैं। तो आप लिखेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा जो है हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला चरण आता है विकास युग, जो 1900 से लेकर के 1911 तक का समय रहा है, 1911 ईस्वी तक का समय रहा है। दूसरा आपका प्रेमचंद्र युग जो 1911 से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहा है। तीसरा आपका आ जाता है स्वतंत्रीय युग जो आपका 1926 से लेकर के 1947 तक रहा है। फिर आपका स्वतंत्रोत्तर या फिर नई कहानी का जो युग रहा है ये आपका 1947 से 1960 तक रहा है। और सठोत्तरी कहानी जो है ये आपकी कब रही है, 1960 के बाद से लेकर के अभी तक चली आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको 5 जो हिंदी कहानी का विकास यात्रा है इसको आप 5 भागों में बांट के आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रारंभिक कहानियां कौन कौन सी हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार देखें तो प्रारंभिक कहानियों का विवरण निम्नांकित प्रकार से यहां पर दिया गया है, जिसमें से पहली कहानी आती है इंदुमती, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। कब लिखा था? सन 1900 ईस्वी में लिखा था। दूसरा आपका आता है गुलबहार, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। कब लिखा है? सन 1902 में लिखा है। तीसरा आपका आता है प्लेग की चुड़ैल, ठीक है, प्लेग की चुड़ैल, जिसको मास्टर भगवान दास जी ने लिखा है। कब लिखा है? सन 1902 ईस्वी में लिखा था। चौथी आपकी आती है 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य शुक्ल स्वयं जी ने लिखा है, ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने ही लिखा है, ये सन 1903 ईस्वी में आई थी। पांचवा आपका आता है पंडित की पंडिताइन, ठीक है, क्या पंडित की पंडिताइन, ये आपकी पांचवी कहानी आ जाती है, ठीक है। क्या आती है? पांचवी कहानी आती है जिसको गिरजा दत्त वाजपेयी जी ने लिखा है सन 1903 ईस्वी में। और छठी कहानी आपकी आ जाती है दुलाई वाली। कौन आती है? दुलाई वाली,
जो कि बंग महिला, ठीक है, किसने लिखा है? बंग महिला ने लिखा है सन 1907 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो है आप आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रारंभिक कहानियों को बता सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखते भी हैं कि उक्त सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, और जितनी भी कहानियाँ दी गई हैं ये सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में आपको प्रकाशित हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नई कहानी को परिभाषित करते हुए उनके नायकों का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कि सन 1950 के अनंतर हिंदी कहानी क्षेत्र में एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसे नई कहानी कहा गया। इस आंदोलन के उन नायकों में राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि ने घोषित किया कि नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध या आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना है। राजेंद्र यादव के शब्दों में बात करें तो उन्होंने जो है नई कहानी के बारे में बताते हुए लिखा है, क्या लिखा है? मानवता, राष्ट्रीयता, सत्य, धर्म, नैतिकता, प्राचीन गौरव आदि सब छलावे हैं। क्या है भैया? सब छलावे हैं जिनके प्रति किसी भी कलाकार या फिर आस्थावान होना अनुचित है। मतलब बोल रहे हैं अगर आप किसी, जो भी आपका मानवता दिखाई दे, राष्ट्रीयता, सत्य, धर्म, नैतिकता, प्राचीन गौरव, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहे हैं सब कुछ छलावे हैं। अगर इनके प्रति आप क्या होते हैं भैया? कलाकार का आस्थावान हो जाते हैं। मतलब कि जो कलाकार आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है उसके प्रति आपकी आस्था बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए अनुचित होगा। ये सब कुछ एक छलावा है। ये कौन आपके बताते हैं? राजेंद्र यादव जी बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नई कहानी को परिभाषित करते हुए आप बता दीजिएगा इनके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि सठोत्री कहानी के प्रमुख आंदोलन कौन से हैं, ठीक है। सठोत्री कहानी के प्रमुख आंदोलन कौन से हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे सन 1960 के बाद नई कहानी को सठोत्री कहानी के नाम से पुकारा जाने लगा। मतलब बोल रहे हैं जब 1960 का समय आया तो उसके बाद जो नई कहानी थी उसको एक नया नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया भैया? सठोत्री के नाम से उसे संबोधित किया जाने लगा। इसके कई आंदोलन सचेतन कहानी, सहज कहानी, समकालीन कहानी, सक्रिय कहानी, ठीक है, अकहानी और समानांतर कहानी, आंचलिक कहानी या हास्य व्यंग कहानी आदि की अभिभूति हुई। मतलब कह रहे हैं कि इसको और कई नामों से भी पुकारा गया, ठीक है। कौन कौन से नाम से? आंदोलन सचेतन कहानी के नाम से, सहज कहानी के नाम से, समकालीन के कहानी के नाम से, सक्रिय कहानी या अकहानी या समांतर कहानी या आंचलिक कहानी या हास्य व्यंग कहानी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इतने सारे नामों से इसको क्या किया गया भैया? सठोत्री कहानी को बताया गया है या पुकारा गया है, या आप कह सकते हैं भैया कि संबोधित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सचेतन कहानी को परिभाषित करते हुए उसके प्रमुख नायकों का नाम उल्लेख कीजिए। आपको सचेतन कहानी के बारे में आपको बताना है। तो नई कहानी की प्रक्रिया में सन 1964 के आसपास सचेतन कहानी की आंदोलन की क्या हुई भैया? शुरुआत हुई। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर महीप सिंह जी माने जाते हैं। इसके किसके भैया? तो आप बता दीजिएगा। सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं? डॉक्टर महीप सिंह जी हैं। उन्होंने कहा कि सचेतन एक दृष्टि है, ठीक है, जिसमें जीवन को जिया जाता है और जाना भी जाता है। यह जीवन में भागती नहीं, ये जीवन से क्या होती है? भागती नहीं, उनमें प्रवृत्त होती है। ये आपके कौन कहते हैं भैया? तो आपके डॉक्टर महीप सिंह जी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। यह जीवन से भागती नहीं है, उसमें क्या हो जाती है? प्रवृत्त होती है। इस आंदोलन के उन नायकों में मनहर चौहान, ठीक है, राजकुमार भ्रमर, सुखवीर और आपके बलराज पंडित, कुलभूषण और साथ ही साथ आपके बेदराही और आपके मेहरुनिसा, ठीक है, परवेज जी आदि सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो आपके सचेतन कहानी के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आंचलिक कहानी पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आंचलिक कहानी के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे आंचलिक कहानियों में प्रदेश विश्लेषण की जनजीव के चित्रण पर बल रहता है। मतलब बोल रहे हैं जो आंचलिक कहानियाँ होती हैं, जब आप किसी एक प्रदेश विषय के जनजीवन का चित्रण करने लगते हैं, जैसे किसी एक स्पेसिफिक प्रदेश के बारे में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में, और उसके जो जनजीवन रह रहे हैं, जो जीव रह रहे हैं, जो
अपना जन्म मतलब कि लोग जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब उसका आप चित्रण करने लगते हैं तो उसी को आंचलिक कहानी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य ठीक है, साथ ही साथ ग्रामीण समाज की रीतियाँ नीतियाँ, ठीक है, सर्वोदय, भूदान आंदोलन आदि विषयों को लोग लेकर इस क्षेत्र में अनेक कहानियों की रचना की गई है। मतलब बोल रहे हैं अगर इस क्षेत्र में देखें तो प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी आपको कहानियां देखने को मिल जाएंगी, ग्रामीण समाज की रीतियां नीतियों से संबंधित कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी, सर्वोदय से संबंधित कहानियां और साथ ही साथ भूदान आंदोलन से संबंधित कहानियां भी आपको आंचलिक कहानियों के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। इस आंदोलन के प्रवर्तक आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है। उनके कहानी संग्रह की रचना ठुमरी नामक शीर्षक के अंतर्गत हुई है। मतलब बोल रहे हैं उनकी जो कहानी संग्रह में एक ठुमरी नाम की शीर्षक है, उसी के अंतर्गत जो है हुई है। रेणु के अतिरिक्त शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, उसके बाद शैलेश मटियानी, मार्कंडेय जी और साथ ही साथ राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु जोशी आदि लोगों का नाम भी इसमें आता है। रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों के में लालपन की बेगम, ठीक है, लाल पान की बेगम, उसके बाद रसपीरिया, तीन बिंदिया आदि कहानियां जो हैं ये सभी किसके प्रसिद्ध कहानियों में आती हैं। ये आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की जब आप प्रसिद्ध कहानियां पढ़ेंगी तो उसमें से मुख्य कहानियां कौन कौन सी हैं? लाल पान की बेगम है, ठीक है, उसके बाद रसपीरिया है, साथ ही साथ तीन बिंदियां हैं और भी कहानियों के नाम हैं। ये मुख्य कहानियों के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कहानी को परिभाषित कीजिए कि कहानी होती क्या है। तो आप लिखेंगे डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कहानी जो है वो आधुनिक साहित्य की वह लघ्वाकार गद्यात्मक विधा है जिसमें कलाकार या साहित्यकार जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर एक निश्चित कालावधि का अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना एवं प्रभावान्वित का सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रसिक्त करने में समर्थ होती है। मतलब आपके डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं कि कहानी जो है वो आधुनिक साहित्य की वह लघ्वाकार गद्यात्मक, मतलब कि बहुत बड़ी, जैसे आप कह सकते हैं दीर्घ आकार, मतलब एक बड़े पेज में बड़े शब्दों में लिखने, बड़े मतलब कि छोटा को बहुत बड़ा लिखना नहीं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शब्दों में लिखे जाने वाली एक गद्यात्मक विधा है जिसमें कलाकार या साहित्यकार जो लिखता है उसे वो क्या करता है, जगत की कोई एक ऐसी घटना उठा लेता है या वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति, भावना या विचार से लेकर के एक निश्चित काल अवधि में, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसी के अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना एवं प्रभावान्वित करता है। मतलब एक ऐसे लिखावटी ऐसे ढंग से लिखता है कि जो पढ़ने वाला होता है वो भैया उसी में भाव विभोर हो जाता है, उनको पढ़ के एकदम से मुग्ध हो जाता है। वही आपकी क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। ये आपके कौन लिखते हैं? ये आपके डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कहानी क्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। क्या है भैया? हमारे जीवन का एक खंड चित्र मात्र है जिसकी घटनाएं पाठकों को क्या करती हैं? अपलावित एवं तथा गदगद करती हैं। मतलब कहते हैं कि कहानी हमारे जीवन खंड के एक चित्र मात्र होती है, मतलब एक छोटी सी घटना उठा लिया जाता है और उसको जब कोई पाठक पढ़ता है तो वो अंदर से ही पढ़ के उनको महसूस करके वो अंदरों अंदर क्या होता है, खुशहाल हो जाता है, गदगद हो जाता है या उनसे सीख पाता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो वही आपकी क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? नामोल्लेख कीजिए। तो उपन्यास के कुल मिला के भैया 6 तत्व होते हैं। यह किसने माना है? विद्वानों ने हमारे माना है या आप कह सकते हैं साहित्यकारों ने माना है, जिसमें से पहला तत्व होता है कथा वस्तु, दूसरा होता है पात्र योजना, तीसरा होता है संवाद, चौथा होता है देश काल एवं वातावरण, पांचवा आपका भाषा शैली और छठा आपका आखिरी में उद्देश्य होता है। तो ये 6 प्रकार के तत्व होते हैं जो मिलकर उपन्यास का गठन करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है
किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कहानी की किसी दो विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, तो आप लिखेंगे कि प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहली विशेषता है कि कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व एवं गुण कथ्य कि में निरंतर जिज्ञासा एवं कौतूहल पैदा करते रहना, जिससे अंत तक पाठक की उत्सुकता बनी रहे। मतलब बोल रहे हैं कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है या महत्वपूर्ण गुण ये है कि जो कथ्य है भैया, मतलब जो आपने लिख रखा है, जो लेखक ने लिखा है, उसमें समय समय पर जिज्ञासा और कौतूहल, मतलब धीरे धीरे ट्विस्ट लाना। ट्विस्ट जैसे आप पूरी मूवीज को कब देखते हैं, पूरी मूवी को कब देखते हैं, जब आपको आपका दिमाग उसमें उलझ जाता है, भैया अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अरे ये हो गया। तो ये सारी चीजें पैदा करना, कौतूहल पैदा करना, जिज्ञासा पैदा करना, जिससे पाठक क्या है उसकी उत्सुकता शुरू से लेकर के अंत तक बनी रहे, ये सबसे बड़ा गुण कह सकते हैं या सबसे बड़ा तत्व कह सकते हैं कहानी का होता है। दूसरा कहानी का सबसे बड़ा गुण कह सकते हैं कि कहानी का मुख्य उद्देश्य हार्दिक प्रसन्नता, ठीक है, और मानसिक वृत्तियों को संतुष्ट होता है। इसका लक्ष्य केवल मनोरंजक नहीं होता है। मतलब बोल रहे हैं कि कहानी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपको हार्दिक प्रसन्नता और मानसिक वृत्तियों की संतुष्टि हो। मतलब कहानी ऐसे बीच में ही नहीं छोड़ दी जाती है कि आपने बताया और लास्ट में छोड़ दिया, एंडिंग की ही नहीं, तो आदमी का दिमाग उसी में उलझा रह जाता है। तो पहले तो उसके दिमाग को आपको संतुष्ट करना होगा, एक अच्छी खासी आपको एंडिंग देनी होगी, जिससे व्यक्ति का दिमाग शांत हो जाए कि भैया हाँ, मतलब इतने से कुछ पढ़े और लास्ट में पता चला कि ये आपका हो गया, ठीक है। जैसे अब वो मूवीज आती नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, केजीएफ पार्ट 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, भाई क्या कर रहे हो, एक मूवी को बनाने में इतने सारे चैप्टर बना दे रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि जो दर्शक हैं हमारे, अगर उनको पहला पार्ट समझ में आ गया तो दूसरा भी देखते हैं, दूसरा आ गया तो तीसरा भी देखते हैं। तो इस प्रकार से सारे वो एक एक करके जितनी भी सीरीज होती हैं उनको सबको देख डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कहानी का क्या उद्देश्य होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे आधुनिक कहानी का मूल्य उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशाहीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो आधुनिक कहानी है उसका मूल उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में जो विसंगतियां आती हैं या जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन होता है, कुंठा होती है, निराशा आ जाती है मनुष्य के अंदर हीनता आ जाती है या उद्देश्यहीनता आ जाती है, तो उनको वो नया प्रकाश देता है, उनके अंदर नया जोश भरता है, जिससे वो अपना कार्य आगे बढ़ा सकें और चीज़ों को वहीं पर ख़त्म ना करें, ठीक है। तो ये कहानी का मेन उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न इसी पर आपसे पूछ रहा है, कहानी के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मतलब कहानी कितने प्रकार की होती हैं, सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। हाँ, तो इसमें आप क्या लिखेंगे भैया कि कहानी कला के विभिन्न तत्वों की प्रधानता में अंतर से कहानियों के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं कहानी कला में बहुत ऐसे तत्व हैं जिनकी प्रधानता होती है और उसमें अंतर होने के कारण कहानियों के कई प्रकार भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं, पहला प्रकार बताया गया है कथानक या घटना प्रधानता कहानी। मतलब कोई ऐसी कहानी जो घटना पर ही आधारित होती है, जो घटना के ऊपर ही विशेष अपना फोकस रखती है। दूसरा चरित्र प्रधान कहानी। चरित्र प्रधान मतलब किसी एक करेक्टर के चरित्र के ऊपर ले लिए जाते हैं और उसी के ऊपर पूरी कहानी रख दी जाती है। तीसरा आपका वातावरण प्रधान कहानी, मतलब कि वो उस समय के वातावरण से संबंधित हो सकती है। चौथा भाव प्रधान कहानी, इमोशनल हो सकती है। तो इस प्रकार से कहानी के कुल 4 प्रकार होते हैं। इस विभाजन के अतिरिक्त कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं आती। मतलब इन सारी कहानियों के बाद भी कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो इनमें से किसी एक भी वर्ग में नहीं आती है। प्रकृतवादी, प्रतीकवादी और सांकेतिक कहानियां, ये सब जो होती हैं वो इनसे संबंधित ही नहीं होती हैं। विषय की दृष्टि से कहानी के कई वर्ग किए जा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं भैया कि अगर हम विषय देखें तो उसकी दृष्टि से कहानी के कई वर्ग कर सकते हैं, जिसमें से एक वर्ग आपको ऐतिहासिक कहानी देखने को मिलेगा। दूसरा सामाजिक कहानी, विषय मतलब समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें कि ये हमारी ऐतिहासिक मतलब इतिहास से जुड़ी है, सामाजिक समाज से जुड़ी हुई है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, साहसिक, रोमांटिक, जासूसी, ये सारी मूवीज आप देखते हो इस प्रकार की। क्या देखते हो भैया, आप एक एंशियंट से जुड़ी हुई कहानियां देखते हो, जिसमें से आपकी कौन कौन सी पुरानी कहानी आ गई, बहुत सारी आ गई। मगधीरा उगधीरा देखे हो ना ये सब।
वो सब कहानी जो है कौन सी आती हैं, बाहुबली, ये सब ऐतिहासिक कहानियाँ आती हैं। सामाजिक कहानी मतलब हमारे समाज से जुड़ी हुई, जो कि जो कि साउथ इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो साउथ इंडियन मूवीज़ होती हैं सब में आपको ये सामाजिक कहानी देखने को मिलेगी। मनोवैज्ञानिक कहानी, साइको टाइप की मूवी। साहसिक कहानी मतलब कि कोई बाहुबल वाला है, मतलब चीड़ फाड़ के रख दे, ये काम कर जाए जो कोई नहीं कर पाया, इस टाइप की कहानी। रोमांटिक कहानी, रोमांटिक तो आप देखते ही रहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पाई मूवी, जासूस से संबंधित कई सारी आई थी, ठीक है, जो आप आराम से देख सकते हैं। बेबी ओबी अक्षय कुमार की आई थी, वो सब जासूसी वाली ही तो हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। मतलब कहानी कला के कितने तत्व होते हैं और उनका क्या क्या नाम है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया कहानी कला के प्रमुखता कितने, 6 तत्व होते हैं, जिसमें से पहला आता है कथावस्तु, दूसरा आता है चरित्र चित्रण, तीसरा आता है कथोपकथन, चौथा आता है देश काल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा आपका उद्देश्य। तो ये छह तत्व मिलके क्या करते हैं, किसी कहानी की रचना करते हैं। तो इस तरीके से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कहानी की लेखन प्रणाली पर प्रकाश डालिए। कहानी की लेखन प्रणाली मतलब जब आप कहानी लिखने बैठते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो निम्नलिखित होती हैं। पहली होती है आपकी कौन सी, वर्णनात्मक प्रणाली। दूसरी होती है संवाद या वार्तालाप प्रणाली। तीसरी आपकी आती है आत्म अभिव्यक्ति या फिर आत्मकथन की प्रणाली। और चौथी आपकी आती है यात्रात्मक या फिर विवरणात्मक प्रणाली। ठीक है, प्रणाली हम थोड़ा लग रहा है सेंस अलग लेकर के चले गए। कहानी के लेखन की प्रणाली मतलब कितने प्रकार की कहानियां होती हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें से प्रणाली क्या होती है, वर्णनात्मक किसी के बारे में आप व्याख्या कर रहे हैं। संवाद वार्तालाप मतलब मोहन ने कहा ये तो राघव ने ये कहा, तो ये इसे करके एक कहानी बना दी गई। अब आत्म व्यक्ति मतलब अपने बारे में बता दिया गया। यात्रात्मक मतलब कहीं से संबंधित, कहीं यात्रा कर रहे थे उससे संबंधित आप कोई कहानी लिख दिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो आप लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, उसके बाद होरी और धनिया किस उपन्यास के जो है मुख्य पात्र हैं। तो ये आपके कौन से हैं भैया, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, संपूर्ण कथानक इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। जितना भी पूरी कहानी है ये आपकी किसके, होरी और धनिया के इर्द गिर्द ही क्या है, पूरी कहानी घूमती है। होरी के बेटे का नाम बताइए। तो होरी के बेटे का नाम गोबर था। क्या था भैया, गोबर था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, स्त्री समस्या पर लिखे गए प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो स्त्री समस्या पर उन्होंने पहला लिखा था सेवा सदन और दूसरा लिखा था निर्मला। जो स्त्री समस्या से संबंधित इनके उपन्यास थे, किसके थे भैया, ये आपके जो है प्रेमचंद्र जी के उपन्यास थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गोदान का कौन सा पात्र नारी के प्रति उच्च विचारधारा रखता है। नारी के लिए उच्च विचारधारा रखने वाला तो डॉक्टर मेहता ही एक ऐसे उसमें पात्र थे गोदान में, जो नारी के प्रति अपनी उच्च जो है विचारधारा रखते थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, होरी कहाँ का रहने वाला था। तो होरी आपका बेलारी का रहने वाला था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था भैया, धनपत राय था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, गोदान की रचना कब हुई। तो 1936 ईस्वी में जो है क्या हुई, गोदान की रचना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, हाँ गोदान की रचना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भोला और झुनिया से क्या संबंध में क्या संबंध था। तो भोला और झुनिया दोनों क्या थे भैया, पिता पुत्री का संबंध था। ठीक है, भोला पिता था, झुनिया उनकी पुत्री थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रेमचंद्र की 10 कहानियों के नाम बताइए। तो आप इनकी कहानियों में पहला तो रख सकते हैं आत्माराम। ठीक है, उसके बाद बड़े घर की बेटी, फिर शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, वज्रपात। ठीक है, अगला वज्रपात। फिर उसके बाद रानी सारा सारंधा सारंधा। ठीक है, उसके बाद अल अलग्योझा। अगला आपका आता है मंत्र, फिर ईदगाह, फिर पूस की रात, फिर बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा, फिर सुजान भगत, फिर उसके बाद कफन, फिर तोताराम, फिर उसके बाद भैया गुल्ली डंडा, फिर उसके बाद पंडित मोटेराम। ठीक है, मोटेराम, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी। ठीक है, नशा, उसके बाद बड़े साहब की बड़े भाई साहब। इस प्रकार की कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो प्रेमचंद्र जी ने लिखी हैं। इसमें से आप इनके इतने के नाम याद कर सकते हैं और आराम से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ,
अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, समानांतर समानांतर कहानी पर आपको क्या करना है, सारगर्भित टिप्पणी करना है। तो आप लिखेंगे सन 1971 के आसपास कमलेश्वर के द्वारा समानांतर कहानी का जन्म हुआ। किसके द्वारा हुआ था? कमलेश्वर जी के द्वारा हुआ था। इस आंदोलन के उन्नायकों में रमेश उपाध्याय, रमेश भाटिया, ठीक है, धर्मेंद्र गुप्त, इब्राहिम शरीफ, फिर उसके बाद सतीश जमाली, फिर उसके बाद दामोदर सदन, श्रवण कुमार गोस्वामी, हिमांशु जोशी, सनत कुमार, ठीक है, उसके बाद निरुपमा शेवती, फिर उसके बाद मृदुला गर्ग आदि लोग जो हैं ये सभी लोग किसके अंतर्गत आते हैं? समानांतर कहानी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, ये इसके क्या है भैया? तो ये इसके उन्नायकों में से लोग हैं। ठीक है, इन्होंने जो है समानांतर कहानी लिखा है। ठीक है, बात करते हैं समानांतर कहानी का अर्थ जो है वो आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने का है। मतलब जो आम आदमी के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, ठीक उसी प्रकार से ये कहानियां भी थीं, उन्हीं से संबंधित लोग उसको रिलेट कर पाते थे। पुरुष और नारी के संबंधों का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करना, मतलब पुरुष और नारी के जिस प्रकार से संबंध थे ठीक उसी प्रकार के संबंध को कहानी के माध्यम से बताना। शासन और राजनीति के दुर्बल पक्षों को उद्घाटित करना, मतलब इसका उद्देश्य था। मतलब क्या बोलते हैं कि ना पुरुष और नारी का संबंध कैसा होता था, ठीक उसके स्वरूप को दिखाना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ शासन और राजनीति के जो दुर्बल पक्ष हुआ करते थे उनको भी दिखाने का उद्देश्य इसका हुआ करता था। वर्ष 1974 से 75 में सारिका के 10 अंकों में क्रमशः समानांतर कहानी प्रकाशित हुई। कितनी हुई? 10 अंकों में जो है ये कहानी प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख 3 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। तो इसमें से पहला आकाशदीप, दूसरा प्रतिध्वनि और तीसरा आपका जो है इंद्रजाल। इस प्रकार से 3 कहानियां जो हैं आपकी जयशंकर प्रसाद की, इनके बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियों के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, कफन, दुर्गा का मंदिर, पंच परमेश्वर, मृत्यु के पीछे। ये सारी सब कहानियां जो है किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है बूढ़ी काकी कहानी के प्रमुख पात्रों का नामोल्लेख कीजिए। तो बूढ़ी काकी में जो प्रमुख कहानी थी वो पहली तो आपकी बूढ़ी काकी ही थी, दूसरे पंडित बुधराम जी थे, तीसरी रूपा उनकी पत्नी थी और उसकी पुत्री लाडली। ठीक है, पंडित जी की पुत्री एक थी लाडली। ये इतनी जो है कहानियां थी, मतलब इतने पात्र थे बूढ़ी काकी में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यासों के नाम बताइए। तो गोदान, निर्मला, ठीक है, सेवा सदन तथा कर्मभूमि, ये सारे जो हैं क्या हैं? प्रेमचंद्र जी के द्वारा ही रचे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास तथा उनका प्रकाशन बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो प्रथम उपन्यास था वो सेवा सदन था, 1916 में आया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आप लिखेंगे जो है बूढ़ी काकी जो है वो क्या की गई है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी जो है हमारे अपने पाठ्यक्रम में जो है शामिल की गई है। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये ना शामिल की गई हो, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रेमचंद्र के कुल कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई हैं। तो आप लिखेंगे प्रेमचंद्र की कहानियां 1907 ईस्वी से पाठकों के सम्मुख आने लगी और वह 1936 ईस्वी तक अनवरत लिखते रहे। मतलब लगातार 1907 से 1936 तक इन्होंने कहानियां लिखी। लगभग 3 दशकों के अपने रचना काल में उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, 300 से ज़्यादा कहानियां लिखी थी जो उनके विभिन्न कहानी संग्रहों में संकलित हैं। प्रेमचंद्र के कुल 9 कहानियां, ठीक है, संग्रह प्रकाशित हुई, 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी और टोटल 300 कहानियां उन्होंने लिख डाली थी, 300 से ज़्यादा। जिसमें से पहली आपकी आती है सप्त सरोज, दूसरी आती है नवनिधि, चौथी आती है प्रेम पूर्णिमा, पांचवी आपकी आती है प्रेम पचीसी, ठीक है। फिर अगला आपका आता है प्रेम प्रतिमा, फिर आपका आता है प्रेम द्वादशी, फिर आपका आता है
समर यात्रा, मानसरोवर और कफन, इतने प्रकार के आपकी 9 प्रकार की कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हुई थी किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और लगभग 300 से ज़्यादा कहानियां उन्होंने लिख डाली थी। एक कहानी संग्रह में आप ये अनुमान लगाएं तो 30 से ज़्यादा कहानियां होती थी। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रसाद के कुल कितनी कहानियां लिखी, तो प्रसाद ने कुल 69 कहानियां लिखी थी। प्रेमचंद्र और प्रसाद की कहानियों में मुख्य अंतर क्या है आपको यहाँ पर बताना है, तो आप लिखेंगे प्रेमचंद्र और प्रसाद दोनों समकालीन थे, मतलब एक ही समय के लोग थे, किंतु दोनों के द्वारा लिखी गई कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक समय के होते हुए भी इन दोनों ने जो कहानियां लिखी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। प्रेमचंद्र ने यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर जीवन के व्यवहारिक पक्ष को लेकर कहानियों की रचना की थी, जबकि प्रसाद जी ने आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर भाव सत्य को लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र और प्रसाद दोनों के बारे में आप बता सकते हैं। प्रेमचंद्र के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या है, इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, और जबकि वहीं पर हमारे प्रसाद जी जो थे उन्होंने आदर्शवादी जो है क्या दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रेमचंद्र की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, तो आप लिखेंगे कि विषय की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियां तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंधित थी। अधिकतर कहानियों में ग्राम्य जीवन के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा है कि जिस देश में 80% मनुष्य गांवों में बसे हों, उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन की प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है। मतलब उन्होंने खुद कहा कि जिस देश में 80% से ज़्यादा लोग गांव में बसते हों और वहाँ के लेखक के अंदर ग्राम्य जीवन की प्रधानता अगर उनके साहित्य के अंतर्गत अंदर नहीं देखने को मिल रही तो बेकार है भैया। उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख है, उन्हीं का दुख राष्ट्र का दुख है, और समस्या जो है वो सारी क्या है, राष्ट्र की समस्या है, किनकी, गांव के लोगों की। ठीक है, तो ये आपके कौन लिखते हैं, प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रसाद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो आप लिखेंगे भैया कौन सा, पुरस्कार जो है ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है भीष्म शाहिनी की प्रमुख कहानियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे कि ये कौन से थे, प्रगतिशील कहानी लेखक थे। ठीक है, प्रगतिशील कहानी के लेखक साहनी जी जो थे लेखक थे। इनकी कहानियों का प्रमुख आधार जो था वो क्या था, मुख्यतया मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग के मतलब कि मिडिल क्लास के जो लोग थे वही इनका मुख्य आधार था। इन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रोगों की विभिन्न समस्याओं को यथार्थ ढंग से चित्रित करने का प्रयत्न किया है। इनकी प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहली कहानी है चीफ की दावत, दूसरा है पहला पाठ, तीसरा है बाप बेटी, फिर समाधि, फिर उसके बाद भैया भाई राम सिंह, फिर भटकती राख। ठीक है, भटकती राख, फिर उसके बाद सफर की रात, इंद्रजाल। ठीक है, उसके बाद पास फेल, फिर सिफारिश चिट्ठी, फिर सुनहरी किरण। ये सारी जो है कहानियां वो किसकी हैं, भीष्म साहनी जी की कहानियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भीष्म साहनी की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो भैया चीफ की दावत जो है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है भीम साहनी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह का नामोल्लेख कीजिए, तो भैया भीष्म साहनी की जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह थी वो कौन सी थी, भटकती राख। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है भीष्म साहनी के भाषा शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, तो आप बताइएगा भीष्म साहनी की कहानियों की भाषा सरल और बोधगम्य है। मतलब सरल भाषा थी और ऐसी भाषा थी जो व्यक्ति अच्छे से समझ सकता था, उसमें किसी भी प्रकार की अमूर्तता नहीं है। मतलब कोई ऐसी बात, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज की गई है जिसका आप चित्र ना बना सके। ठीक है, मूर्त रूप ना हो उसका, सभी क्या है, सभी का मूर्त रूप है, अमूर्तता आपको देखने को नहीं मिलेगी। भाषिक संरचना की दृष्टि से इसे कहानी के तत्सम तद्भव देशज एवं कतिपय विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मतलब बोल रहे हैं जो भाषिक संरचना है उस हिसाब से देखें तो कहानी में उन्होंने तत्सम शब्दों का भी, तद्भव शब्द, देशज शब्द, कतिपय, मतलब बोल रहे हैं साथ ही साथ आपको विदेशी शब्द भी वहां पर देखने को उनकी कहानी में मिल जाएंगे। कहानी की शैली मूलतया वर्णनात्मक है, मतलब कि बताने वाली है, किसी चीज के बारे में विश्लेषण करने वाली है, डिस्क्राइब करने वाली है, किंतु यहाँ कहानी में सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब कहते हैं, लेकिन बताते क्या है कि यहाँ पर क्या
किया गया है, कहानी जो है उसमें सजीव चित्रण, मतलब ऐसी चीज़ें बताई गई, इस तरीके से उनको लिखा गया है कि आप उनको महसूस कर पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। वहाँ चित्रात्मक शैली देखने को मिलती है और साथ ही साथ अपने अंदर चित्र भी बना पाएंगे उन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते। कहानी का वर्णन शैली प्रभाव प्रभावोत्पादक एवं संदेश मूलक है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो कहानियां हैं वो सारी प्रभाव वाली हैं और साथ ही साथ आपको कहानी में कोई ना कोई संदेश छिपा देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अमरकांत की चित्रित कहानियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे जिंदगी और जोंक, ठीक है, पहली कहानी अमरकांत जी की। दूसरी दोपहर का भोजन, तीसरी डिप्टी कलेक्टरी, फिर उसके बाद हत्यारे, मौत का नगर, ठीक है, मूस, फिर उसके बाद गगन बिहारी, फिर मित्र मिलन तथा घुड़सवारी आदि कहानियां जो हैं ये सभी क्या हैं, अमरकांत द्वारा चरित्रित हैं, मतलब इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कमलेश्वर कृत कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? कमलेश्वर के द्वारा कौन सी ऐसी कहानी लिखी गई है जो आपके पाठ्यक्रम में है? तो आप लिखेंगे भैया कमलेश्वर जी ने लिखी थी नीली झील, वही कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित कर दी गई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नीली झील कहानी का प्रमुख पात्र नायक आप बताइए। तो आप लिखेंगे कौन है? महेशा है। कौन है? महेशा है, ठीक है। कमलेश्वर कृत कहानियों पर प्रकाश डालिए, मतलब कमलेश्वर जी ने जिन जिन कहानियों को लिखा है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कमलेश्वर की कहानियों के अनेक संकलन प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से है मेरी प्रिय कहानियां, ठीक है, राजा निरम्बशिया, ठीक है, उस बार कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, ठीक है, मांस का दरिया, फिर जिंदा मुर्दे आदि इनकी कहानियां प्रमुख कहानियां हैं। इसके अंतर्गत सुबह का सपना, ठीक है, आत्मा की आवाज, इंसान और हैवान, सांप, उसके बाद फालतू आदमी, ये सभी कहानियां जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? कमलेश्वर जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा है, कमलेश्वर जी किस युग के कहानीकार थे? तो आप लिखेंगे कमलेश्वर जी जो हैं वो किस युग के थे? नई कहानी आंदोलन के जो हैं क्या थे भैया? ये कहानीकार थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी का जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसका दूसरा पार्ट लेकर के आना है कि नहीं लेकर के आना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।